राजमहेंद्रपुर नाम का एक गांव था। उसके आसपास के 8 गांव के लिए ये गांव एक केंद्र जैसा था। उस गांव में एक बड़ी सी पाठशाला भी थी। आसपास के 8 गांव में वो एक ही स्कूल था, जिस कारण उस स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे। कई बच्चों के स्कूल आने की वजह से उस स्कूल के प्रधान अध्यापक ने उस स्कूल की फीस बहुत ज्यादा बढ़ा दी। इस वजह से गरीब बच्चों के लिए पढ़ना मुश्किल हो गया था। गरीब बच्चों को पाठशाला के आसपास भी नहीं आने देते थे। उसी गांव में रवि नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम रवली था। इस दंपति की 2 संतानें थी। बेटे का नाम मुरली और बेटी का नाम सीता। इनका दीन परिवार था। अपनी छोटी सी जमीन में खेती चलाया करते थे। अपने बच्चों को उसी गांव के पाठशाला में पढ़ने भेजा करते थे। मुरली और सीता पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। मुरली और सीता अपनी अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल आया करते थे। अचानक स्कूल की फीस बढ़ जाने के कारण रवि इतनी फीस नहीं दे पा रहा था। बच्चों को उसने स्कूल छुड़ा दिया था। स्कूल छूट जाने के बाद मुरली अपने पापा रवि के काम में हाथ बटाया करता था। सीता भी घर पर अपनी माँ की काम में मदद किया करती थी। पर सीता और मुरली को पढ़ाई में बहुत ज्यादा रुचि थी। एक दिन घर के आंगन में अकेले बैठे मुरली के पास बहन सीता गई। भैया, हम अच्छे से तो पढ़ाई कर रहे थे ना, फिर माँ बाबूजी ने हमारा स्कूल क्यों छुड़ा दिया? भैया, मेरा पढ़ने का बहुत मन करता है भैया। आप पापा से कुछ ऐसा कहो कि वो हमें फिर से स्कूल भेजने लगे। सीता ने ऐसे अपने भाई से कहा। अपनी बहन की बातें सुन मुरली को बहुत दुख हुआ। उसने ठान लिया कि आज पापा से बात करेगा। पापा, हम दोनों फिर से स्कूल जाना चाहते हैं। मेरे दोस्त राजेश और उसकी बहन अनुषा हर रोज स्कूल जाते हैं। उन्हें देखकर हमारा भी मन स्कूल जाने का होता है। पापा, बेटा, क्या तुम दोनों पढ़ो ऐसा हमारी मर्जी नहीं होगी, पर हम क्या कर सकते हैं। हमारे हालात हमें पढ़ने की इजाजत नहीं देते। पाठशाला की फीस बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। मुझ जैसा गरीब पिता इतनी फीस नहीं दे पाएगा, इसीलिए मैंने तुम्हारा स्कूल छुड़ा दिया। बेटा, अब हमारे पास और कोई चारा नहीं। तुम्हें भी हमारी तरह खेती चलाना होगा, घर संभालना होगा। हम जैसे दीन घर में पैदा होना तुम्हारी गलती है। अगले जन्म में ही सही किसी धनी घर में जन्म लेना बच्चों। इस तरह रवि ने रोते हुए कहा। मुरली और सीता के पास और कोई चारा नहीं था। यूं ही दिन बीत रहे थे। एक दिन मुरली बहन सीता के पास आया। सीता, सीता, हमारी पढ़ाई में बाधा डालने वाला पैसा ही तो है ना। अगर हम स्कूल जाएंगे तभी तो हमें पैसे देने पड़ेंगे ना। अगर ऐसा हो कि हम स्कूल ना जाए और फिर भी घर पर पढ़ पाए तो कोई समस्या नहीं रहेगी ना। हम लोग स्कूल की दीवार के पास खड़े होकर क्लासेस सुनते हैं। उसके बाद राजेश और अनुषा से नोट्स लेकर लिख लेंगे। क्या कहती हो? ऐसे मुरली ने कहा। मुरली का कहा सीता को भी बहुत भाया। अगले दिन से वे दोनों पाठशाला जाकर दीवार के पास खड़े होकर क्लास सुनने लगे। स्कूल के खत्म होने पर राजेश और अनुषा के पास वे दोनों गए। राजेश, स्कूल की फीस हमारे पापा नहीं भर सकते, इसलिए हम स्कूल नहीं आ रहे हैं। हम आज से स्कूल के दीवार के पास खड़े होकर क्लास सुन रहे हैं। तू हमें अगर नोट्स दे देगा तो हम उसे लिखकर तुम्हें सुबह तक वापस कर देंगे। ऐसे मुरली ने राजेश से कहा। राजेश ने जवाब में उससे ऐसे कहा। स्कूल के बाहर खड़े रहकर पाठ सुन रहे हो? वैसे भी तुम जैसे गरीब लोगों को पढ़ के क्या करना है? जाओ जाकर गाय बकरी को चारा खिलाओ। इस तरह राजेश ने उन्हें अपमानित किया। मुरली और सीता उसकी बात से बहुत दुखी हुए। घर लौटकर उन्होंने अपने माँ बाबूजी को सारी बात बताई। तुम्हें तुम्हारे बाबूजी ने पहले ही बता दिया है ना कि पैसों से संबंधित कोई चीज हम नहीं कर सकते। वैसे भी इन बड़े लोगों के लिए हम जैसे छोटे लोग मोहरे होते हैं। हमें अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इस तरह अपमानित होने से तो अच्छा है कि हमें जो आता है वैसा कोई मजदूरी का काम ही कर ले। वैसे भी पढ़ाई में रखा क्या है? क्या तुम्हारे पापा बिना पढ़ाई के जी नहीं रहे? ऐसे रवली ने अपने बेटे को समझाया। तब मुरली ने माँ से कहा। माँ, हमारे पढ़ाई के लिए पैसे नहीं दे सकते, इसलिए हमारी पढ़ाई रोकी है ना आपने। अब मेरी बात सुनो, मैं मेहनत कर पैसे कमाऊंगा। कम से कम सीता शहर जाकर पढ़ाई करेगी। भले ही हमें काट कसर कर जिंदगी गुजारना पड़े, सीता पढ़कर घर आकर मुझे पढ़ाया करेगी। इस तरह हम दोनों की पढ़ने की इच्छा पूरी हो जाएगी।
ऐसा कहकर मुरली अपनी बहन सीता की ओर मुड़ा। बहन सीता, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे एक वादा करो, तुम खूब पढ़ लिख कर बहुत बड़ी अफसर बनोगी और जिन लोगों ने हमें इस गांव में अपमानित किया है उन्हें सबक सिखाओगी। ऐसे मुरली ने सीता से कहा। सीता शहर के लिए निकल पड़ी। मुरली और उसके माता पिता दिन रात एक कर जी तोड़ मेहनत करने लगे और इस तरह उन्होंने बहुत पैसे कमाए। उस कमाई में से कुछ वो बचाकर बाकी सीता के पढ़ाई के लिए लगाते। सीता खूब पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बनी। एक बड़ी सी कंपनी में उसने नौकरी करनी शुरू की। सीता ने खूब पैसे कमाए और उसी गांव में उसने एक स्कूल खड़ा किया। उस गांव के सभी बच्चों के लिए सीता ने मुफ्त में पढ़ाई शुरू करवाई। ये बात जानकर गांव के सभी लोग बहुत हर्षित हुए। आदिपुर नाम के एक गांव में राम नाम का एक आदमी रहा करता था। उसकी पत्नी थी नीलम और बेटी छुटकी। राम का परिवार बहुत दीन था। घर में कभी कभी खाने के लिए भी नहीं होता था। राम मजदूरी का काम कर घर चलाता था और पत्नी उस गांव के सरपंच के घर में सफाई का काम किया करती। इस तरह दोनों अपने घर को चला रहे थे। एक दिन काम से लौटे राम से उसकी पत्नी नीलम ने कहा, सुनिए जी, जिस सरपंच के घर में मैं काम करती हूँ वहाँ अभी तक पैसे नहीं मिले। मैंने जब पैसों के लिए सरपंच की पत्नी से पूछा तो उन्होंने कहा कि अब तक क्या मैंने कभी पैसे रोके? अभी हालात ठीक नहीं है इसलिए नहीं दे पा रही हूँ, ऐसे वो कह रही है। वैसे भी कई बार बचा कुचा खाना वो हमें ही देती है। उनके घर का नमक खाया है हमने, मैं उससे जिद कैसे करूँ? बस इसीलिए इस बार मैं पैसे नहीं ला पाई हूँ। इस महीने के खर्च को आप ही को किसी तरह संभालना होगा। वनिता की ऐसी बात सुनकर राम ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो नीलम? तुम तो अच्छे से जानती हो कि अपने खेत के हालात कैसे हैं। इस बार बरसात भी नहीं हुई, बचे हुए फसल में भी कीड़ा लग गया है। इस बार फसल से कोई भी फायदा नहीं हुआ है, सब नुकसान ही है। मैं तो ये सोच रहा था कि कर्ज कैसे फेडूंगा और ऊपर से तुम कह रहे हो कि मुझे ही संभालना होगा। और बिना तुम्हारे और मेरे पैसों के हम घर कैसे चलाएंगे? हमारा तो एक बार ठीक है, लेकिन छुटकी का क्या करेंगे? वो वैसे भी भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। चाहे जो भी हो, हमें कुछ कर पैसों का इंतजाम करना होगा। मैं अभी जाकर अपने जान पहचान वालों के पास कर्ज ले आता हूँ। पहले से ही बहुत कर्ज है, पर क्या करे, बच्ची के लिए करना होगा। ऐसा सोचकर दोनों उदास हो रहे थे। तभी सरपंच के घर से एक आदमी उनके घर आया। नीलम जी, मैं सरपंच के घर से आया हूँ। सरपंच की पत्नी से आपको कोई काम है, आपको तुरंत आने के लिए कहा है। ठीक है, मैं बस अभी आ रही हूँ। ऐसा विनय से कहकर वो अपने पति राम के पास आई। सुनिए जी, आप खेती की ओर जा रहे हो ना? मैं छुटकी को लेकर सरपंच के घर हो आती हूँ। ऐसा कहकर नीलम सरपंच के घर के लिए निकली, साथ में छुटकी को लिए। वहां नीलम के साथ छुटकी को देखकर सरपंच की पत्नी ने कहा, नीलम, मैं कितनी देर से तुम्हारी राह देख रही हूँ। मेरी बेटी खाने के लिए मान ही नहीं रही है। उस पर सभी के साथ बहुत बदतमीजी कर रही है। कितना समझाने पर भी समझ नहीं रही। कितना समझाने पर भी मुंह फुलाकर एक कोने में बैठी है बिना खाना खाए। जिद कर अपने पापा से मिनी बाइक मंगवा ली है उसने। इतने पैसे वाले होने के बावजूद भी हम उसे संभाल नहीं पा रहे हैं और तुम अपने बेटी को कितने अनुशासन से बढ़ा रही हो। क्यों न तुम अपनी बेटी को मेरी बेटी के पास छोड़ा करो, देखते हैं कि उसमें कुछ बदलाव आते हैं क्या। मालकिन जी, इसमें पूछने वाली क्या बात है? आप जैसा कहो वैसे ही सही। ऐसे नीलम ने लक्ष्मी से कहा। उस दिन से हर रोज नीलम छुटकी को लेकर सरपंच के घर जाया करती। शाम तक वहां रहने के बाद छुटकी को अपने साथ लिए घर वापस लौटती। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे। नीलम ने देखा कि छुटकी में कुछ बदलाव आए थे। एक दिन सरपंच की पत्नी ने नीलम की बेटी छुटकी के लिए एक साइकिल दी। उसे लेकर नीलम घर पहुंची। छुटकी साइकिल चलाया करती तो नीलम उसे खाना खिलाती थी। माँ, ये कैसी जिंदगी है? क्या मैं लोगों के दिए हुए पे ही जीऊंगी? क्या हम कभी भी अपने पैसों से कोई चीज नहीं खरीद सकते? मुझे ये वाली साइकिल नहीं चाहिए। मुझे भी मोनिका की तरह बाइक चाहिए, और वो भी मुझे कल के कल चाहिए। अगर कल मुझे बाइक नहीं मिला तो देख लो। छुटकी बेटा, ये तुम क्या कह रही हो?
कल के कल बाइक कहाँ से आएगी? क्या हम उनकी तरह धनवान हैं? अपने बच्चों की मांगे पूरी नहीं करने वाले ऐसे माँ बाप थोड़ी होते हैं। वैसे भी जब बच्चों को पाल न सको तो तुमने पैदा किया ही क्यों? इस तरह अपने माँ को चुटकी ने अपमानित किया। नीलम बहुत दुखी हुई और रोने लगी। फिर अगले दिन नीलम हर रोज की तरह काम पे निकली। अपनी बेटी मोनिका में आए अच्छे बदलाव के लिए लक्ष्मी बहुत खुश थी। जब नीलम वहां पहुंची तो उसने देखा लक्ष्मी बाइक चला रही अपनी बेटी को खाना खिला रही थी। नीलम, तुम्हारा बहुत आभार। आज तुम्हारी बेटी की वजह से ही मेरी बेटी बहुत सुधर गई है। उसके बर्ताव में बहुत सुधार आया है। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें ऐसी बेटी हुई है। यूं लक्ष्मी नीलम का आभार प्रकट करने लगी। पर छुटकी यूं जिद्दी हो गई थी, ये बात लक्ष्मी नहीं जानती थी। एक दिन छुटकी का कहा खिलौना जब राम नहीं ला पाया तो छुटकी नाराज होकर सारा दिन बिना खाए बैठी रही। अपने जिद के चलते भूखी रही छुटकी चकराकर गिर गई। राम और नीलम उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए। छुटकी की ऐसी हालत पर उसके माँ बाप को दुखी होता हुआ देख छुटकी को बहुत बुरा लगा। मुझसे इतना प्यार करने वाले माँ बाप को मैंने इतना सताया। छुटकी को अब समझ आ गया था। उस दिन से छुटकी अपने माँ बाप के पास किसी चीज के लिए जिद नहीं किया करती थी।